हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अमन, यूका इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। यूका इंडिया गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें आज हम क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। और केमिकल बॉन्डिंग इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। ये आपको ऑर्गेनिक में भी बॉन्डिंग हेल्प करने वाला है, तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ो। और मैं एक बात बता दूं, नीट के बच्चों के लिए तो बहुत फायदेमंद होगा ये। सिंस ये नीट का लेक्चर नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कभी आगे जाके 12th के बाद करना हो आप लोगों को, इस साल 2023 में नीट में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से 22 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे ही बेस्ड होती है। तो इसमें ना हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है व्हाट इज बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डर वाल फोर्सेज, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ ली है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स भी पढ़ लिए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ी हुई है, और हमने ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कंबाइनिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के दो चीजें ना, बेसिकली किसी भी ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने का दो तरीका होता है। जो पहला तरीका है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बेसिक चीजें पढ़ी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसके लिए हैव पढ़ी हुई है, sp sp2 sp3 sp3d एक्सेट्रा। सिमिलरली हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए भी हम पढ़ने वाले हैं, कैसे आप मॉलिक्यूल को कंबाइन करोगे, है ना, उसकी क्या एनर्जीज में रखोगे, क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होंगे, क्यों ये कंबाइंड होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी दोस्तों। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने, अरे क्या है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी। आज के लेक्चर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको मार्क्स ये अच्छे खासे दिलवाएगा। हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी डील करेंगे इसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारा का सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को फिनिश करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चलो स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है इस थ्योरी का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब नाम से ही लग रहा है कि मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब दो एटम, दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यदि ये दो एटम है, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये यदि आपस में कंबाइंड करता है, और यदि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कंबाइंड करेगा, जो कि हमने पढ़ा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिग्मा बॉन्ड और पी बॉन्ड बना रहा था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कंबाइंड करेगा तो ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगी, ये वाली ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगी। ये क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैंने कंबाइंड किया, एटॉमिक ऑर्बिटल 1 एंड एटॉमिक ऑर्बिटल 2, इस दोनों को मैंने कंबाइंड किया है। तो ये इस तरीके का अपना निकला, जो कि हमारा है ओवरलैपिंग थ्योरी थी हमारी। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, है ना, ओवरलैपिंग थ्योरी। तो क्या करेंगे, जब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कंबाइन करते हैं ना, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इससे जब हम कंबाइन करेंगे दोस्तों, तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, ये एक नया मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा।
इस तरीके से एक नया मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा। तो किसी भी ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कंबाइन करो या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, so that कि when we study this particular topic, तो एक्चुअली ये इम्प्रूव वर्जन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है दोस्तों, इजी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज को कंबाइन करने का कुछ प्रिंसिपल होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। तो जो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ने वाले हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हमारा जो पहला होने वाला है कि दैट इज कि यदि दो ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं, तो आइदर वो कंस्ट्रक्टिव फेज में कंबाइंड हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव फेज में कंबाइंड हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है सर? सपोज करो कि मेरे पास एक वेव फंक्शन है पाई ए, जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ध्यान से देखना दोस्तों। और मेरा एक दूसरा वेव फंक्शन है पाई पी, जो कि कुछ ऐसा है। प्लस माइनस प्लस। ये मेरा दो वेव फंक्शन था फाई एंड फाई पी। यदि आप दोनों को ऐड करोगे, यदि आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होने वाला है? यदि आप क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो, दैट इज फाई ए प्लस फाई बी, फाई ए प्लस फाई बी। आप जब दोनों को ऐड करते हो, दोनों फेज को, तो कुछ ऐसा सोचो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ऐड हो जाएगी। तो यदि इस पेज का ग्राफ इतना ऊपर आ रहा था वाई एक्सिस पे, तो ये इतना ऐड ऑन हो जाएगा, ये ग्राफ यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, सिमिलरली ये ग्राफ यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। तो मतलब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? ग्राफ को ऐड ऑन करने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसा करने वाले हैं। ये ऐड ऑन कर देंगे तो मतलब ये वैल्यू थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी, थोड़ी सी नीची हो जाएगी, थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी। समझ में आया? ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने वैल्यू को ऐड ऑन करा है। मैंने वैल्यू को ऐड ऑन करा, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टिव। बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं मैं। दो वेव जब आपस में इंटरफेयर करते हैं, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या हो रहा है, दो प्लस वाले आपस में कंबाइन कर रहे हैं। देखो ये ग्राफ का इतना वाला पार्ट और इस ग्राफ का इतना वाला पार्ट, दोनों आपस में कंबाइन करके ये बनाएगा।
सिमिलरली इस ग्राफ का इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट, दोनों आपस में कंबाइन करके ये बनाएंगे। सिमिलरली सो ऑन। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो फेज आपस में कंस्ट्रक्टिवली कंबाइंड करते हैं, एड ऑन होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया सबको? व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? सपोज करो कि दो वेव आपस में ऐसे कंबाइंड हो रहे हैं। ये मेरा एक वेव है, प्लस माइनस प्लस, और दूसरा वेव ऐसा है। इस तरीके से दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस वाज फाइव, दिस वाज फाइव बी, फाइव डैश ए एंड फाइव डैश बी। तो जब आप दोनों को कंबाइन करते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो क्या करते हो? दोनों के एम्पलीट्यूड को कंबाइन करोगे, फाइव डैश ए माइनस फाइव डैश बी, बिकॉज ये क्या है, दोनों आउट ऑफ फेज। तो मतलब क्या होगा, इस पार्ट से ये इतना पार्ट माइनस हो जाएगा, इस पार्ट से इतना पार्ट माइनस होगा, सिमिलरली इस पार्ट से इतना वाला पार्ट माइनस होगा, एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसा ग्राफ आपका बन के आए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं, उनके वेव फंक्शन कंबाइंड होते हैं, वो मैंने आपको आज समझाया है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने क्या किया था, ऐड ऑन कर दिया था ग्राफ को, पेज सिमिलर पेज क्या करे, दोनों के एम्पलीट्यूड को कंबाइन कर दिया मैंने। यहाँ पर सिमिलरली मैंने दोनों के एम्पलीट्यूड को माइनस, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही डिफरेंस। ठीक है, चलो अब देखो, यानी कि यदि दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, तो या तो उनका फेज कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, या फिर उनका फेज डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। यदि उनका फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, देन दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग कंडीशन, बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग कंडीशन। तो क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग। कंस्ट्रक्टिव फेज का मतलब क्या है, बॉन्डिंग कंडीशन। बॉन्डिंग कंडीशन। और डिस्ट्रक्टिव फेज का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। तो डिस्ट्रक्टिव फेज है, यानी कि ये क्या है अपना, एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। दिस इज नथिंग बट एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। तो दिस वाज बॉन्डिंग कंडीशन एंड दिस वाज एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। तो क्या आपको समझ में आया व्हाट इज बॉन्डिंग कंडीशन एंड व्हाट इज एंटी बॉन्डिंग कंडीशन? तो क्या 20 कर दूं, बोल दे, मैं सुनाई दे रहा है सब, 20 कर दूं? करण, आवाज ठीक है? तो बता देना 20 30 किस पे करना है।
आवाज ठीक आ रही है ना? कुछ सुनाई दे रहा था मेरे को, तो मुझे लगा आवाज गड़बड़ तो नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ लिया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या होता है? बॉन्डिंग कंडीशंस एंड एंटी बॉन्डिंग कंडीशंस की डिफरेंस होती है। ये मेरा बॉन्डिंग कंडीशंस है और ये मेरा एंटी बॉन्डिंग कंडीशन है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड करेंगे तो या तो बॉन्डिंग कंडीशन होगा या फिर एंटी बॉन्डिंग कंडीशन होगा। यदि वो बॉन्डिंग कंडीशन क्रिएट करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंटी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं लिखाता हूं फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये पहले जान लेते हैं ताकि दो तीन पॉइंट्स आपको पता रहे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? तो सबसे पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फीचर है कि when they combine to form molecular orbital, then they lose their original identity. They they lose their original identity, original identity, original identity to form new molecular orbital, new molecular orbital. They lose their original identity to form their molecular orbital. ठीक है, सबसे पहला ऑब्वियसली मैंने अभी क्या सिखाया, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड करेंगे तो बिल्कुल ही नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा ना। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये वाला। तो भाई ओरिजिनल आइडेंटिटी तो इनकी लॉस्ट हो गई। दे लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगला फीचर्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि नाउ इलेक्ट्रॉन fill in their new orbitals called molecular orbitals, called molecular orbitals। इजी है। पहला क्या था कैरेक्टरिस्टिक, कि उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है जब वो नए ऑर्बिटल फाइंड करते हैं। दूसरा क्या था, अब जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फील्ड होंगे। ठीक है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किस में फील्ड हो रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। एक काम करते हैं, मैं इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब आसानी होगी। क्लियर है? चलो, तो हमने दो फीचर्स पढ़ा है, पहला क्या था और दूसरा क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तीन पॉइंट बिल्कुल सिंपल आपको पता होने चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक पॉइंट और लिखा देता हूँ, देखो जिसकी एनर्जी लेवल सिमिलर होगी ना वही आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब
मैं ऐसा नहीं कर रहा कि किसी भी ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूँ। कंपेरेबल एनर्जी ही कंबाइंड होती है। यदि आप 1s को 1s से कंबाइन कर रहे हो तो 1s से ही कंबाइंड हो पाएगा, 1s 2s से कंबाइंड नहीं होगा। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी जो होती है ना, वही आपस में कंबाइंड होती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी ही कंबाइंड होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1s प्लस 1s, 1s प्लस 1s ही कंबाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंपेरेबल है, दोनों की कंपेयर कर सकते हैं ना। अब 1s को 3s से कंबाइन नहीं कर सकते। तो ये आपका पॉइंट है किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। क्या क्या पॉइंट था कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो जब जाएंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होगा, और कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स को ही आपस में कंबाइन कर सकते हो। ये आपको 4 पॉइंट क्लियर हो गई। चलो, तो मैंने क्या बोला, जब भी ऑर्बिटल्स कंबाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो दो पार्ट होते हैं, या तो बॉन्डिंग, या तो बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग। या तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। या तो बॉन्डिंग होगा या फिर एंटी बॉन्डिंग होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो बॉन्डिंग क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एंटी बॉन्डिंग क्या था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए